हेलो नमस्कार। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जैन जी है उसको फेवर करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या करा, राजस्थान क्या पूरे भारत के किसी भी हाईकोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट पास कर रखा है जिसमें उन्होंने सरकार को स्पष्ट रूप से डायरेक्शन है जो दे रखे हैं कि आप लोग जिस तरीके से ये पेपर लीक के मैटर को लेके जैन जी को मेंटली हैरेसमेंट इनडायरेक्टली पहुंचा रहे हैं ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। और पता है सिर्फ जैन जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो जनरेशन अल्फा है और बीटा है इस गाइडलाइन को भी उन्होंने क्या कर रखा है, मैच्योर है जो कर रखा है। और एक तरीके से इस जजमेंट के माध्यम से मैं आपके सामने वो सब्सटेंस राजस्थान हाईकोर्ट का रखने जा रहा हूं। देखिए जी, तो यहां पर इस एक के अंदर एक तो ये कि स्कूल के आसपास जो ये कचरा बिकता है ना, कचरा ही कहेंगे इसको, जंक फूड इज प्योरली एक कचरा है ना। तो जो ये कचरा बिकता है इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया है कि स्कूल के ना तो 50 मीटर इस तरफ ना इस तरफ ना इस तरफ क्या नहीं मिलना चाहिए, ये चिप्स कुरकुरे टुरकुरे है जो नहीं मिलने चाहिए। एक तो ये है ही, बट एट द सेम टाइम मतलब इन्होंने जो फूड सेफ्टी और हेल्थ का जो ध्यान रखा गया ना, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बार मुझे एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिला है जिसने इस वर्ड को रिकॉग्नाइज कर रखा है। किस वर्ड को? जैन जेड, जैन अल्फा एंड जैन बीटा। अभी तक हम लोग अखबारों में सोशल मीडिया के अंदर इस वर्ड के बारे में बहुत कुछ सुन रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो जंतर मंतर का एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद जैन जी वर्ड जो है बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है जो हो रखा था। लेकिन किसी भी कोर्ट के जजमेंट के अंदर इन वर्ड्स को एक तरीके से इन्वॉल्व करवाना, ये आपको शायद आई थिंक ये पहला ऐसा वर्डिक्ट देखने को मिलेगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिए। देखो क्या हुआ जी कि इसमें ना शियो मोटो मैटर लिया गया है। यहां पे किसी ने कोई पिटिशन विटिशन नहीं, हाईकोर्ट ने खुद ने क्या किया, शियो मोटो जो है इस मैटर लिया। ऑनरेबल जस्टिस अनूप कुमार जी ने इसको मैटर को क्या डील है जो कर रखा है। और इन्होंने कई सारे अलग अलग एडवोकेट को, देखो इस बात की इंपॉर्टेंस आप इस मैटर से समझ सकते हैं कि तीनों जनरेशन के लिए 3 अलग अलग कैटेगरीज के वकीलों को हायर किया गया है। देखिए मतलब कि इस मेन मुद्दे पर तो मैं आ ही रहा हूं, आपको मैं सीधा इस जजमेंट के एंड पेज पे लेके जा रहा हूं। अगर आप इस एंड पेज के अंदर देखेंगे ना तो न्याय मित्र अपॉइंट है जो कर रखे हैं। कैसे? ये देखो यहां पर आप देखिए कि मिस्टर भरत व्यास, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह, इन सबको जो है सरकार के बिहाफ पर, और साथ ही साथ में मिस अदिति, अक्षिति, निधि, अभिलाषा, इनको रिप्रेजेंट, इनको एक तरीके से कोर्ट को असिस्ट करेंगे जनरेशन बीटा के लिए। इतना ही नहीं, जो एडवोकेट पंकज जी शर्मा, मिस प्रियंका बोराना, नमन महनोज जी, अविन छंगानी जी, ये असिस्ट करेंगे जनरेशन अल्फा के लिए। और जनरेशन जेड के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मिस्टर लैंडेड एडवोकेट रवि जी भंसाली, सचिन जी आचार्य, विकास जी बालिया, ये सीनियर एडवोकेट हैं। ये जनरेशन जेड को एक तरीके से क्या करने वाले हैं, कोर्ट के अंदर असिस्ट है जो करने वाले, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। तो मतलब 3 अलग अलग कैटेगरी, पैरा नंबर 20, पैरा नंबर 19, पैरा नंबर 21। अब हुआ क्या है वो मैटर मैं आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल में क्या था कि हमारे देश के अंदर जो है ना 2020 में कानून बना था, जो हमारे भारत देश के अंदर फूड कॉर्पोरेशन जो है, यानी कि एक तरीके से फूड सेफ्टी की गाइडलाइन को जारी करने वाली संस्थान है, इसने रेगुलेशन बनाए थे 2020 के तहत। और उन रेगुलेशन के अंदर एक नियम ये भी था, क्या नियम था कि भाई स्कूल के आसपास 50 मीटर के दायरे के अंदर ये जंक फूड वगैरह जो है वो नहीं सेल आउट होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस मैटर को तो यहाँ पे कवर किया ही किया। ये जो मेन मुद्दा था, मैं पूरी जजमेंट आपके सामने नहीं पढ़ के मेन जो बात है वो आपके सामने बता देता हूं। तो हुआ ये कि ये जो मेन मैटर था कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इस तरीके से रेगुलेशन नोटिफाइड किए थे 2020 वाले, ठीक। और इसके अंदर कई सारी चीजें थी जिसमें से एक वर्ड यूज किया गया, बैन ऑन द सेल ऑफ HFSS। ये HFS क्या होता है? ऐसा कोई भी खाने का आइटम जिसमें हाई फैट है, शुगर है और सॉल्टी फूड है, तो वो आप स्कूल के गेट से 50 मीटर के अंदर सेल आउट नहीं कर सकते। आपको पता है अभी 2026 चल रहा है, 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इस चीज का नहीं हो पाया। बराबर ऐसे केस के अंदर, हालांकि वो बात अलग है कि वहीं दूसरी तरफ जो है बीच बीच में ऐसे फरमान जारी कर दिए जाते हैं कि कोई भी स्कूल के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, हमें हमारे बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी की चिंता है। हालांकि यहां पे जो सेफ्टी का मापदंड है वो बदल जाया करता है, खैर वो अलग मैटर हो गया। अब यहां पे आप देखिए इसके अंदर इन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया, स्कूल अथॉरिटी को भी डायरेक्शन दिए कि भाई आप ध्यान रखो। अब मेन जो गाइडलाइन राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी की है उस मुद्दे पर अपन आ जाते हैं। इन्होंने कई सारे है ना रीजनिंग भी प्रोवाइड किया कि हम आखिर ये क्यों करना चाह रहे हैं। अच्छा मजेदार बात बताऊं मैं आपको एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी यहां पर मैं बता देता हूं कि जनरेशन अल्फा, जनरेशन बीटा और जनरेशन जो है जो क्या नाम है जेड,
जेड उसको हम जो किन कैटेगरीज में कैसे डिवाइड है जो कर सकते हैं। तो शुरुआत में इन्होंने क्या किया है, यहां पर इसको ब्यूटीफुल तरीके से मेंशन किया है। आइए मेरे साथ साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे कि जनरेशन जेड का मतलब होता है वो जनरेशन जो इस पीरियड के अंदर जन्म ले चुकी है 1997 से 2012। ये है भैया जेन जी 1997 से लेकर 2012, ठीक है, जेन जी का ये क्राइटेरिया। इसके अलावा जनरेशन अल्फा कौन सी है? जनरेशन अल्फा वो है जिसका जन्म 2013 से 2025 के बीच में हो रखा है। जनरेशन बीटा कौन सी है? जिसका जन्म 2025 से 2039, मतलब अभी तक जो है इस जनरेशन के कोई भी बच्चे होंगे तो अभी तक जो है वो झूले में झूल रहे होंगे। ये जनरेशन बीटा बाद में आएगी। अभी जनरेशन अल्फा जो है ना वो अपना क्या कर रही है, तांडव कई बार दिखा देती है, ठीक। तो ये इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि भाई अल्फा बीटा और ये और कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है ना उसने बकायदा इस ऑफ वर्ड को जेन जेड वर्ड को ऑफिशियली क्या कर रखा है अपने में, उसमें मेंशन है जो कर रखा है अपनी डिक्शनरी के अंदर। क्या ये जस्ट एक जनरल नॉलेज की बात है कि जनरेशन अल्फा बीटा और जेड किसको अपन कहते हैं, जेन जी किसको कहा जाता है। अब आप आ जाओ मेन गाइडलाइन जो हाई कोर्ट ने दे रखी है। यहां पर मैं आपका 1 मिनट भी एडिशनल वेस्ट किए बिना सीधा आ जाता हूं। देखो जी, तो गाइडलाइन कुछ इस तरीके से इन्होंने दी गई है कि सबसे पहले यह कहा गया कि भाई ये जो पेपर लीकेज का मामला है ना, इसके रिगार्डिंग तुम एक फुल प्रूफ रॉबस्ट सिस्टम है जो लेकर आओ। सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बोला कि बार बार पेपर लीक होने से हमारे देश के युवाओं को एक तरीके से मेंटल एंजाइटी होती है, मानसिक रूप से वो परेशान होते हैं क्योंकि उनका उम्र जो है वो बीतता चला जाता है और कामयाबी उनसे दूर रह जाती है। बकायदा ये वर्डिंग्स जो है आपको यहां पर इस तरीके से इस फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। तो कहा कि पेपर लीकेज को जो है रोकने के लिए आप कोई फुल प्रूफ और रॉबस्ट मैकेनिज्म है जो लेकर आइए। दूसरा कि आपकी अपनी एजुकेशन को ऐसा बढ़ाओ कि कम से कम उससे कोई रोजगार तो मिल सके, है ना। अभी जो हमारी एजुकेशन है ना पूरे डब्बे में डस्ट में बैठी हुई है। आप लोगों को यह जान के सरप्राइज होगा कि कोचिंग इंडस्ट्री के नाम पर तो इनको बहुत जेलसी है सरकार को। वो कहती है कि ये कोचिंग वालों ने ऐसे कर रखा है वैसे कर रखा है, लेकिन स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन, कॉलेज के अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती। क्यों नहीं एक ऐसा फरमान जारी किया जाता कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए जाते कि हर जो क्लास वहां पे होती है उसका एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग है जो होना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या वाकई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस वगैरह के अंदर पढ़ाई हो रही है क्या? क्या वाकई में वहां पर सिर्फ सिलेबस कवर करना भी दूर की बात है, क्या वहां की पढ़ाई से हम कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात सुनने में बहुत ही अजीबोगरीब लगेगी, लेकिन एक बार के लिए अगर आप कॉलेज, ये जो कोचिंग को जो बात कही जाती है ना, उसको आप हटा के देख लीजिए तो यू विल रियलाइज कि भारत में बेरोजगारी और जो स्किल है वो उल्टी डाउन चली जाएगी। आज ऑलमोस्ट हर आईएएस एग्जाम क्रैक करने वाला स्टूडेंट क्या करता है, कॉलेज की पढ़ाई के भरोसे आईएएस बना है क्या? नहीं, वो बनता है क्योंकि कॉलेज ने तो उसकी कमियां रखी हुई थी, उन कमियों को पूरा किया जा रहा है कोचिंग से। अब रही बात कोचिंग को फंडिंग करने की या उसको कोर्स की फीस चार्ज करने की, तो उनके पास सरकारी फंडिंग नहीं आती जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिलती है ना। तो वो अपना सर्वाइवल करने के लिए, क्योंकि उन्हीं से आप इनकम टैक्स भी चार्ज करते हो, उन्हीं से आप जीएसटी भी चार्ज करते हो, अपने सर्वाइवल को डील करने के लिए वो क्या करेंगे, फीस चार्ज करेंगे। मैं यहाँ पे उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कॉलेज की कमियां कहीं की कोचिंग पूरी कर रहा है। कोचिंग को बंद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन तब जब इस कॉलेज के लेवल को इंप्रूव है जो किया जाए। तो यहां पर ये बात सोचने की, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या वाकई में कॉलेज का लेवल उस प्रोडक्टिविटी पे जा रहा है क्या? तो यहां पर हाईकोर्ट ने बात की कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट को लेके आइए। इसके साथ में मेंटल हेल्थ के पॉइंट को यहां पे मेंशन कर रखा है। गिग इकोनॉमी, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहता हूं, गिग इकोनॉमी देश में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या होता है, आजकल जो युवा है ना वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से बाहर निकल चुके हैं। वो फ्री लॉन्सिंग वर्क करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क करते हैं, स्टार्टअप टाइप की चीजें है जो करता है। तो ऐसे केस में एक और दिक्कत है कि भाई इनकी सर्टेनिटी सिक्योरिटी कहां से लाए क्योंकि इन गिग वर्कर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जो वहां पे हो नहीं रहा है। तो ऐसे केस में ये बात हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर है जो कही है कि अनएम्प्लॉयमेंट और गिग इकोनॉमी को क्या किया जाना चाहिए, डील है जो किया जाना चाहिए, चाहे वो स्टार्टअप का पर्सन हो या फिर कोई भी इस तरीके से फ्री लॉन्सिंग करने वाला वर्क। आजकल के युवा को ध्यान में रखते हुए ये बात मेंशन है जो यहां पर करेंगे। अच्छा, दूसरा, पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि आजकल का युवा किसी मेट्रो सिटी में किस कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ जी रहा है।
मतलब जितनी वहां पे उसके रहने वहने का खर्चा वर्चा आ रहा है, अगर वो जाके बड़े शहरों में 1 लाख रुपए एक महीना भी कमा रहा है ना, तो उसके लिविंग कॉस्ट के कारण उसके हाथ में बड़ी मुश्किल से 10-15 हजार बच रहा है। अब घर पे बैठने वाले बुजुर्ग 2 मिनट में कह देंगे, तो फिर जा ही क्यों रहा है? क्योंकि उन बुजुर्गों को शायद ये नहीं पता कि आज का युवा किस चीज का संघर्ष कर रहा है। हमें हर बार हम ये डायलॉग नहीं मार सकते कि हम लोग रोड लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। अरे उस समय के हालात दूसरे थे, उस समय का कंपटीशन दूसरा था। आज के समय का कंपटीशन है, तो आप चेक करके बताओ। तो यहां पर ये बात सोचनी, वहां तो है ना, पहले जमाने में क्या होता था, मतलब भाग भाग के थोड़ा बहुत भी कोई बच्चा एजुकेटेड है ना, उसको पकड़ के गवर्नमेंट सर्विस में लगाया जाता था। आज आप देख लीजिए, हाईली ग्रेजुएट बच्चा जो पियोन के सरकारी एग्जाम के लिए बैठ रहा है, ये सिचुएशन है जो यहां पर हो रखी है। तो यहां पे थोड़ा सा ना पेरेंट्स को भी, बुजुर्गों को भी थोड़ी अपनी सोच को परिवर्तित है जो करना चाहिए कि हर बार युवाओं के ऊपर आरोप लगाने से आप जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते बदलते हुए समाज को। तो यहां पे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो हो रही है, फ्यूचर सिक्योरिटी का मामला है जो आ रहा है, लैक ऑफ पॉलिटिकल, देखो कितनी अच्छी लाइन गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिसीज आर मेड फॉर देम नॉट विथ देम। हमारे देश का एक संवैधानिक संस्थान ये कह रहा है, हाईकोर्ट ये कह रहा है कि जो पॉलिसी है उनके लिए बनाई तो जा रही है, बट उनके साथ मिलकर नहीं बनाई जा रही है। ये बात मतलब अपने आप में बहुत डीप मीनिंग वाली ये सेंटेंस जो है, और बहुत ही डेप्थ जो है अंडरस्टैंडिंग यहां पे रखता है। तो इसीलिए कहीं कहीं जो है ना, युवा आयोग, यूथ कमीशन की जो है देश में जरूरत है। आई एम रियली सरप्राइज एंड रियली इंप्रेस्ड विद द जजमेंट ऑफ दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट। देश के अंदर युवा आयोग की आवश्यकता है, यह बात किसने कही? राजस्थान हाईकोर्ट ने यहां पर जो कही है। अलॉन्ग विद स्टूडेंट यूनियन एंड यूथ पार्टिसिपेंट, जिसमें स्टूडेंट यूनियन हो और यूथ पार्टिसिपेशन का सेगमेंट है जो वहां पे हो। और साइबर सेफ्टी, देखो एआई समय के साथ साथ ऑब्वियसली बात बदलता जा रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर इस बात को लेकर भी चिंता बताई कि देश का जो यंग एज का जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे केस में उनकी साइबर सेफ्टी के प्रति देश की जिम्मेदारी और ज़्यादा है जो बढ़ जाती है, वगैरह वगैरह। मतलब आई कैन से ये चीज़ अपने आप में वाकई में एक लैंडमार्क वर्डिक्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको किसी ने फाइल नहीं किया है, ये हाईकोर्ट ने खुद अपने लेवल पर लिखा है। और पता है, हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट्स में टीचर्स को भी नहीं छोड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दो। अब वो जो पुराने वाले टीचर्स बोलते ना कि हमको तो फोन नहीं चलाना आता, हम कैसे सिखाएंगे, तो उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दीजिए। अभी समय नहीं है, क्योंकि अगर हमने उनके प्रति सिंपैथी रखी तो हम पूरी की पूरी एक जनरेशन को स्किल नहीं बना पाएंगे। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको वहां पे। आप देखिए हमारे भारत देश में पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अधिकारी 55 ईयर्स की एज क्रॉस कर जाता है ना, अगले 5 साल वो बस ये कहता निकाल देता है कि बस अब तो रिटायरमेंट है, अब तो रिटायरमेंट है, और वो अपने काम के प्रति भी इतनी प्रोडक्टिविटी के बारे में मेंशन नहीं कर पाता। मैं सारे अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, बट मोस्टली आपको सरकारी दफ्तरों के अंदर कहीं ऐसा देखने को मिल जाएगा। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। यहां पर खासकर बात की जाए टीचिंग प्रोफेशन को लेकर, तो उन्होंने यहाँ पे कहा ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन मॉडर्न पेडागोजी सूटेड फॉर। तो आपको ना अब टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि आप ज़ैन बीटा, ज़ैन अल्फा, ज़ैन जेड के साथ डील जो कर सके। जरूरी बदलते समय के अंदर टीचर्स को भी बदलना पड़ेगा। ये बात भी यहाँ पर हाईकोर्ट ने है जो कर रखी है। बाकी हेल्थ वगैरह का चेकअप के लेकर और भी कई सारी बातें हैं हाईकोर्ट ने यहाँ पर। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है जो होना चाहिए, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, टॉयलेट्स की सेपरेट अरेंजमेंट है जो होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड है जो हो गया, और ही साथ में इन्होंने स्कूल के लेवल पर एक कमेटी बनाने की बात भी करी है। जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए ये जजमेंट एक बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करने वाला है। आप देखिए, जैन जेड अल्फा बीटा मॉनिटरिंग सेल अंडर द चीफ सेक्रेटरी टू रिव्यू द प्रोग्रेस एवरी 3 मंथ। मतलब राज्य सरकार को कहा गया कि आप जो है, जैसे साइबर सेल नहीं होती है, साइबर सेल की तरह अल्फा बीटा और जैन जेड सेल है जो बननी चाहिए। एक संवैधानिक संस्था ने ऐसी बात करी, तो सोचो उसने कितना विचार विमर्श करने के बाद ये पॉइंट है जो यहां पे रखा होगा। ओके, तो ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह कई सारी बातें जो यहाँ पर कही की। इतना ही नहीं, फिर जैसा मैंने आपको बताया, स्कूल के अंदर एक कमेटी ये होनी चाहिए, स्कूल फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन कमेटी। यहाँ पर ये पॉइंट है जो इसमें में रखा गया, मिड डे मील कह दीजिए वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल जो है ना, बात सिर्फ इतनी है कि ये जजमेंट वाकई में एक लैंडमार्क पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कर दर्शाता है। लिंकिंग लॉ पे हम लोग जुडिशरी गाइडेंस, यानी कि जब कैंडिडेट एलएलबी फाइनल ईयर में या एलएलबी कर रहा होता है या एलएलबी कर चुका होता है, तो उसके बाद उसको एडवोकेसी की फील्ड में या जुडिशरी की फील्ड में कैसे सर्वाइव करना, उसके बारे में मेंशन गाइड है जो करते हैं। जैसे अभी मैंने 3 साल का क्राइटेरिया हट गया ना, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक जुडिशरी कमबैक का सेगमेंट है जो लॉन्च किया बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। इसकी साइड डिटेल आपको 9887746100 में मिल जाएगी।
बट अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि देखो ये इसके बिना अगर हम जज बन भी गए ना तो हम कोर्ट के अंदर खुद को सर्वाइव नहीं करा पाएंगे। चाहे आप कहीं से भी गाइडेंस लें, जरूरी नहीं कि आप लिंकिंग लो, कहीं से भी गाइडेंस ले, एक बात हमेशा याद रखना, बिना गाइडेंस के लिए या बिना कानून के ऊपर कमांड बनाए अगर हम कोर्ट में चले गए ना तो हम कोर्ट की प्रीमाइसेस के अंदर मजाक का पात्र बन जाएंगे। ऐसे कई युवा जजेज होते हैं जो एग्जाम तो क्रैक कर लेते हैं लेकिन उस सिचुएशन को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं कर पाते, कॉप अप नहीं कर पाते और खामियाजा भुगतना पड़ता है। और फिर बदनाम किसको किया जाता है कि ये आजकल जैन जी वाले जजेस के अंदर जो है ना इतना वो मैच्योरिटी नहीं है, ये बात कह के टाल दिया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हाई कोर्ट के इस जजमेंट को हम रेस्पेक्ट करें, है ना। और यहाँ पर ये था आज का पूरा कंडक्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जजमेंट सभी युवाओं के लिए और साथ ही साथ सिस्टम के लिए एक माइलस्टोन जो है वो साबित होगा। स्पेशल थैंक्स टू द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। जय हिंद, जय भारत।